पतंग मुनि की शिष्य थी कौन, सबरी। यहाँ 2 नाम आ गए। यहाँ पर खरौत के बारे में बताया, लक्ष्मणेश्वर महादेव का मंदिर है, शिवलिंग है, लाखाचौर मंदिर कहते हैं। तुरतुरिया में लव कुश का जन्म हुआ था। यहाँ वाल्मीकि आश्रम भी है। रायपुर में चंद्रपुरी निष्काम एजुकेशन में। दोस्तों ये हमारा तीसरा क्लास है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो उस सभी वीडियो को आप देखिए, 2 वीडियो को, उसके बाद फिर इसको देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब एक बात और है कि जैसे कि हम सभी का नोट्स तो प्रॉपर बनाते हुए जा ही रहे हैं, है ना। इससे पहले का 2 वीडियो का आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा, और इसका भी नोट्स आप बनाइए, ठीक है। सभी का बनाइए, सभी का नोट्स बनाना ज़रूरी है। मैं बार बार नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप कॉपी में लिखोगे नहीं तब तक आप लोगों को अच्छे से याद नहीं होगा। क्या है, पढ़ने से अलग बात होती है और उसको लिख लोगे ना तो अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, वैदिक काल, रामायण काल और महाभारत काल, ठीक है। हम लोग सबसे पहले सिलेबस को देखे थे पहले क्लास में, उसमें ये तीसरे नंबर की क्लास थी, ठीक है। इस वैदिक काल, रामायण काल और महाभारत काल में हमको वैदिक काल में कुछ ज़्यादा बहुत जानकारी देखने को नहीं मिलती है। ज़्यादा बहुत जानकारी कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ उससे ज़्यादा संबंधित नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, चलिए पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में आप लोगों को पता है वैदिक काल 1500 BC से, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व से लेकर के 600 BC अर्थात ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व तक का ये इसका टाइम पीरियड है। इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक बांटते हैं पूर्व वैदिक काल, एक बांटते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ये पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 BC, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 BC से लेकर के 600 BC, ठीक है। ये पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऋग्वेद काल के नाम से भी जानते हैं। इसमें अपने छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसको ऋग्वेद काल इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी हम लोगों का जो 3 ग्रंथ और बच गया, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसकी रचना उत्तर काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ठीक है। तो इसमें कुछ साक्ष्य है जो हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जैसे कि पहला साक्ष्य तो यही है, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है एक, कौशितकी नामक एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें अपना छत्तीसगढ़ का उल्लेख हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का उल्लेख हुआ है कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में। कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें अपना छत्तीसगढ़ का उल्लेख हुआ है, ठीक है। इसमें विंध्याचल पर्वत का उल्लेख हुआ है। विंध्याचल पर्वत आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कई लोगों ने देखा भी होगा। विंध्याचल पर्वत बहुत ही विशाल है, अपने छत्तीसगढ़ के उत्तर वाले इलाके में पड़ता है। जो कैमूर पर्वत है ना, वो कैमूर पर्वत का ही एक भाग है विंध्याचल पर्वत, ठीक है, जहाँ से अपना छत्तीसगढ़ का उत्तर कैमूर पर्वत, जहाँ से हसदेव नदी निकलती है, उसी का ही हिस्सा है क्या, उसी कैमूर विंध्याचल पर्वत का ही वो एक हिस्सा है कैमूर पर्वत, ठीक है। उसके बाद इसमें नर्मदा नदी का नाम रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी जो कि रिफ्ट घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, वही वाला नर्मदा नदी। इसको रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। रेवा नदी के नाम से उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी के नाम को जाना जाता है। अर्थात उत्तर वैदिक काल में जिस ग्रंथों की रचना हुई उसमें हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है कौन, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कैसे संबंधित है अपने छत्तीसगढ़ से, क्योंकि देखो नर्मदा नदी अपने छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से गुजरती है, और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से जब गुजरती है तो अपने हमारे छत्तीसगढ़ के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो उसके अंतर्गत में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए अपन इसको देख रहे हैं। इस विंध्याचल पर्वत को क्यों देखें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अपने छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। विंध्याचल पर्वत के नीचे अपना छत्तीसगढ़ स्थित है, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं एक सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पूर्वी तथा पश्चिमी महासागरों का उल्लेख है। पूर्वी तथा पश्चिमी महासागरों का उल्लेख है, ठीक है।
पूर्वी तथा पश्चिमी महासागरों का उल्लेख है। ठीक है, तो वैदिक काल में ज़्यादा कुछ जानने के लिए चीज़ें नहीं हैं, बस इतने ही हैं, 2-3 चीज़ें हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ से साक्ष्य कौन कौन से हैं। अर्थात वैदिक काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कौशिकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में किस पर्वत का उल्लेख है, तो विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी महासागरों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस वैदिक काल से इतनी ही चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस सब चीज़ को अच्छे से समझ गए होगा और इसका नोट्स भी प्रॉपर बना लिए होंगे। ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो एक बार इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं रामायण काल। देखिए फ्रेंड्स, रामायण काल इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के आसपास का दौर ही चल रहा था जब रामायण काल और महाभारत दोनों की रचना हुई। सबसे पहले रामायण को लिखा गया, फिर महाभारत को लिखा गया, ऐसा बोला जाता है। तो रामायण काल से संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या साक्ष्य है उसको पढ़ना है। हम लोग इस चीज़ को पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। हमारे छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ में रामायण काल से संबंधित स्थान या उस काल से पाया गया यहाँ कुछ साक्ष्य कौन कौन से हैं, ऐसे करके। ठीक है, और उस काल में रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, रामायण काल में श्री राम के यहाँ के उल्लेख कहाँ हैं। क्योंकि देखो, रामायण काल में अपना छत्तीसगढ़ को रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि लगभग 10 साल की अवधि तक का श्री राम जी जो है वो दंडकारण्य क्षेत्र में ही क्या किए थे, अपना समय को व्यतीत किए थे। तो दंडकारण्य के क्षेत्र में अपना छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, इसलिए रामायण काल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं रामायण काल। ठीक है, रामायण काल में जितने भी मैं फैक्ट बताऊंगा वो सभी को आप अपने कॉपी में उतारते जाइए और अपने दिमाग में भी। ठीक है, याद करते चलिएगा, साथ में ही सभी चीज़ याद हो जाएंगी, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो चीज़ है उसको याद रखिएगा। जैसे कि रामायण काल जब चल रहा था उस समय हमारे जो क्षेत्र है अर्थात छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे, तो छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। अभी मैं बताऊंगा, सभी को डिटेल करूंगा कि क्यों दक्षिण कोसल कहा जाता था। अगर ये दक्षिण कोसल है तो उत्तर कोसल कौन सा है। ठीक है, तो और दंडकारण्य क्यों कहा जाता था, ये सभी का मैं डिटेल करूंगा अभी कुछ ही समय में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते चलिए। छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे, दक्षिण कोसल कहते थे, बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। और एक चीज़ और, जैसे कि हम लोग इस चीज़ को तो पढ़ ही रहे हैं, सभी फैक्ट वाली चीज़ों को, और जो जैसे कि मैं कुछ चीज़ें हैं जिसको याद करने लायक है उसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, तो उस ट्रिक को भी आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, अभी तो खैर ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये दक्षिण कोसल क्यों कहा जाता था। ठीक है, दक्षिण कोसल इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये हम लोगों को एक नाम पता है, क्या पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, इस विंध्याचल पर्वत के नीचे का क्षेत्र जो कि कौन सा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, नागपत्तन का क्षेत्र था। ठीक है, नागपत्तन वाले क्षेत्र था। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन का क्षेत्र था। इसी क्षेत्र में एक शासक हुए जिसका नाम था कोसल। ठीक है, इसी क्षेत्र में एक शासक हुए जिसको बोला जाता है कोसल, और इसी कोसल ने एक कोसल वंश की स्थापना की थी। तो क्या देखें हम लोग, वो जो अपना विंध्याचल पर्वत है जिसको उत्तर पाषाण काल में जिसका उल्लेख है, उसी के दक्षिण में नागपत्तन नामक क्षेत्र है जो कि अपने छत्तीसगढ़ वाले एरिया को बोला जा रहा है। उसी क्षेत्र में एक कोसल नामक राजा था और उसी ने कोसल वंश की स्थापना की थी। इसी का आगे चलकर एक पुत्र हुआ जिसका नाम था क्या, भानुमंत। ठीक है, तो कैसे याद रखें, तो कोसल नाम कैसे पड़ा देख रहे हैं, तो देखो पुराना है, तो कोसल वंश स्थापित किया था किसने, महाकोसल ने इसने। ठीक है, इसको महाकोसल भी कहते हैं, महाकोसल। ठीक है,
महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो इसी ने इस वंश को क्या किया, आगे बढ़ाया, किसको, कौशल वंश को। इसी के नाम पर इस क्षेत्र को सर्वप्रथम क्या कहते हैं, कौशल क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि एक कौशल क्षेत्र और है अपना जो अयोध्या वाला है, वो वाला उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये अपना दक्षिण में पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग दक्षिण कौशल कहते हैं। अब समझ में आया, इसको दक्षिण कौशल, एक्चुअल में दक्षिण कौशल क्यों कहा जा रहा है, ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा क्यों कहा जाता है। एक बार और सरसरी तौर पर देख लेते हैं। क्योंकि उत्तर कौशल किसको कहा जाता है, जनश्रुति की उदंतियां प्रचलित है, ऐसे जन सामान्य में, लोक व्यवहार में प्रचलित है कि उत्तर कौशल जो है वह अयोध्या वाला क्षेत्र, काशी, उत्तर श्रावस्ती वाला क्षेत्र को कहा जाता है। लेकिन विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक नागपत्तन नामक क्षेत्र, जो कि अपने छत्तीसगढ़ को ही कहा जा रहा है, उसी क्षेत्र पर एक राजा हुए कौशल, उसने कौशल वंश की स्थापना की। उसी कौशल वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जो जिसका नाम था भानुमंत। इसी भानुमंत के पिता अर्थात कौशल ने इस वंश, इसमें सर्वप्रथम इस जगह पर क्या किया था, कौशल वंश की स्थापना की थी। इसी के नाम पर ही इस क्षेत्र को कौशल कहा गया। एकदम क्लियर है, ठीक है। इसी कारण अपनी सर्वाधिक प्राचीन भाषा कोसली भी कहा जाता है। प्राचीन भाषा क्या है बोलेगा तो कोसली। प्राचीन भाषा क्या है, कोसली है। इसी कारण कोसली है क्योंकि इससे पहले और इस क्षेत्र की जानकारी नहीं मिलती है। जो जहाँ से हम लोगों को जानकारी मिलती है वो सीधा यही है, ठीक है। इसलिए कौशल क्षेत्र, उसके बाद भानुमंत। अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। इस भानुमंत, ये भानुमंत है, इसी की पुत्री थी कौन, इसी की पुत्री थी माता कौशल्या, ठीक है। माता कौशल्या इन्हीं की क्या थी, पुत्री थी, ठीक है। भानुमंत की पुत्री थी माता कौशल्या। माता कौशल्या का जन्म कहाँ हुआ था, माता कौशल्या का जन्म अपने छत्तीसगढ़ अंचल में ही, आप लोगों को सबको पता होगा, चंद्रखुरी नामक स्थान जो कि अपने रायपुर में पड़ता है, वहीं पर किनका जन्म हुआ था, माता कौशल्या का जन्म हुआ था, ठीक है। ये याद रहेगा। भानुमंत की पुत्री कौन, कौशल्या। कौशल्या का जन्म चंद्रखुरी रायपुर में ही हुआ था, अर्थात अपने छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहे हैं, है ना। रायपुर तो अपने छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसी के नाम पर 1970 में चंद्रखुरी नामक स्थान पर 1970 में चंद्रखुरी में क्या हुआ, माता कौशल्या का मंदिर बनाया गया है। पूरे भारत में स्थित एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर है, वह कहाँ स्थित है, इस चंद्रखुरी में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, रायपुर में है। अब कालांतर में हुआ क्या कि इस भानुमंत ने माता कौशल्या का विवाह कर दिया। इनका क्या कर दिया, विवाह कर दिया। किससे कर दिया, तो उत्तर कौशल के राजा, जिसका नाम क्या था, उत्तर कौशल के राजा जिनका नाम क्या था, इधर लिख देता हूं, कौशल्या का विवाह किससे हो गया, दशरथ से हो गया। राजा दशरथ जो कि अयोध्या के राजा थे दशरथ। उसी से किनका विवाह हो गया, कौशल्या माता का विवाह हो गया राजा दशरथ से। फिर उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था भगवान राम, ठीक है। भगवान राम, देखो कौशल्या माता जो थी वह किस क्षेत्र से थी, छत्तीसगढ़ से क्षेत्र थी, अर्थात छत्तीसगढ़ क्षेत्र से थी, दक्षिण कौशल से थी। उत्तर कौशल के राजा दशरथ से विवाह हो गया। और चूंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, कोई पुत्र नहीं होने के कारण भी दशरथ के ही अंडर में ये जो अपना छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है वो आ जाता है। और कालांतर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और भगवान राम के भी 2 पुत्र हुए जिनका नाम था क्या, लव और कुश, ठीक है। और जब क्षेत्रों का बंटवारा हुआ लव और कुश में, तो ऐसा माना जाता है कि लव को मिला कहाँ का, उत्तर कौशल का क्षेत्र, उत्तर कौशल अर्थात वही अयोध्या वाला, अर्थात विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाला, और कुश को मिला दक्षिण कौशल का क्षेत्र। कहाँ का क्षेत्र मिल गया, दक्षिण कौशल का, अर्थात अपने छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र किसके अंदर में आ गया, कुश के क्षेत्र में आ गया, ठीक है। कुश स्थली, इसी की राजधानी क्या थी, कुश स्थली, ठीक है। हजारों बार पेपर में पूछ चुका है कि रामायण काल में इस दक्षिण कौशल वाले क्षेत्र की राजधानी क्या थी, तो कुश स्थली थी। उत्तर कौशल की राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती थी। उत्तर कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी, ठीक है। याद रहेगा। देखो ये सभी को रिलेट करके याद रखिएगा। सर्वप्रथम तो दक्षिण कौशल क्यों कहा जाता है, यहाँ से अपनी कहानी शुरू हुई थी, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग ये देखते हैं कि अपना एक विंध्याचल पर्वत, उसको आधार मानते हैं। विंध्याचल पर्वत को आधार मान के विंध्याचल पर्वत के दक्षिण वाला हिस्सा
ठीक है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण वाला हिस्सा जो कि नागपत्तन नामक क्षेत्र माना जाता है, जो अपने छत्तीसगढ़ एरिया वाले को ही कहा जा रहा है। उसी में एक शासक हुए जिसका नाम था कोसल, उसने कोसल वंश की स्थापना की। इसी कोसल के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भानुमंत। इसी भानुमंत की एक पुत्री हुई जिसका नाम था कौशल्या। इसी कौशल्या का जन्म जो है रायपुर में हुआ था, रायपुर के चंद्रखुरी नामक स्थान पर। इसी के नाम पर 1970 में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या माता का मंदिर चंद्रखुरी में स्थापित किया गया। राम वनगमन पथ में पहला चरण चंद्रखुरी ही है और इसका डेवलप हो चुका है। अब दूसरे चरण की ओर हम लोग अग्रसर हैं, ठीक है। इसी कौशल्या माता का विवाह करा दिया गया किससे? राजा दशरथ, जो कि उत्तर कोसल के राजा थे। चूंकि भानुमंत जी के कोई पुत्र न होने के कारण भी दक्षिण कोसल का क्षेत्र उन्हीं के अंतर्गत आ गया, तो इस क्षेत्र का भी देखरेख उन्हीं के हाथों में हो गया। कालांतर में जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो उनके भी 2 पुत्र हुए जिनका नाम था लव और कुश। लव जब क्षेत्रों को बंटवारा हुआ तो लव को उत्तर कोसल का क्षेत्र मिल गया और कुश को दक्षिण कोसल का क्षेत्र मिल गया। लव की राजधानी थी, अर्थात उत्तर कोसल की राजधानी थी क्या? श्रावस्ती, और दक्षिण कोसल की राजधानी थी कुशस्थली, ठीक है। इतनी कहानी को आप एकदम सटीक तौर पर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं दंडकारण्य को दंडकारण्य क्यों कहा जाता है, अर्थात बस्तर वाले क्षेत्र को दंडकारण्य क्यों कहा जाता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सारी बात यहाँ ये वाला। अब देखते हैं हम लोग दंडकारण्य क्यों कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बस्तर वाला क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है कि बस्तर वाले क्षेत्र में एक इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश, अगर यहाँ चमक रहा होगा बोर्ड तो आप मेरी आवाज़ से भी उसको सुन सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश का क्या था? शासन था, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश का शासन था कहाँ? बस्तर क्षेत्र में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस्तर क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इसी में एक शासक था जिसका नाम था इक्ष्वाकु, ठीक है। इसी का पुत्र था कौन? दंडक। इसी का पुत्र कौन था? तो दंडक था। इसी का पुत्र दंडक था। इसी का साम्राज्य स्थापित था। इसी का साम्राज्य था बस्तर क्षेत्र। इसी का साम्राज्य कौन सा था? बस्तर क्षेत्र था। चूंकि दंडक नामक राजा का पूरा साम्राज्य बस्तर क्षेत्र में ही स्थापित होने के कारण इस क्षेत्र को कालांतर में दंडकारण्य के नाम से जाना गया, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि दंडकारण्य को दंडकारण्य एक्चुअल में क्यों कहा जाता है। दंडकारण्य का मतलब ही होता है कानन। कानन मतलब जंगल, ठीक है। मतलब घनघोर जंगल को दंडकारण्य कहा जाता है। और दंडकारण्य कैसे नाम पड़ा? इन्हीं दंडक के नाम पर पड़ा, ठीक है, दंडक। और एक बार चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र में एक वंश का उदय हुआ जिसका नाम था इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा इक्ष्वाकु, इस इक्ष्वाकु के एक पुत्र था। कौन था इसका पुत्र? तो इसका पुत्र था एक दंडक नामक राजा। दंडक नामक राजा का ही यह एक साम्राज्य हुआ करता था। इसी साम्राज्य में विस्तार होने के कारण इस क्षेत्र को दंडकारण्य कहा गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा दंडकारण्य। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं आपको बताऊंगा कि श्री राम जी जो हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में आए, कहाँ से आए, कहाँ कहाँ उनका साक्ष्य मिलता है और उनके साक्ष्य से संबंधित महत्वपूर्ण जगह कौन कौन सी है, ठीक है। तो आप संयम के साथ बने रहिए और ध्यान से पढ़िए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि श्री राम जी का यहाँ कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिलता है, ठीक है। चूँकि ये राम वनगमन पथ के अंतर्गत भी शामिल है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से विस्तार से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। श्री राम जी का प्रवेश, श्री राम जी का कहाँ से प्रवेश हुआ? तो ये सबसे पहले आए कहाँ? कोरिया। कोरिया के बाद ये सूरजपुर होते हुए ये यहाँ आ गए सरगुजा, ठीक है। सरगुजा के बाद ये गए कहाँ? रायगढ़। रायगढ़ के बाद इनका आगमन हुआ कहाँ? इस जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा के बाद ये गए बलौदा बाज़ार। बलौदा बाज़ार के बाद गए रायपुर। रायपुर के बाद गए धमतरी। धमतरी के बाद गए कांकेर।
कांकेर के बाद इनका प्रवास हुआ कोंडागांव, फिर बस्तर, फिर सुकमा, फिर यहाँ से निकल गए। ठीक है। अधिकतर समय श्री राम जी और लक्ष्मण माता सीता जो है दंडकारण्य वाले क्षेत्र में ही व्यतीत किए थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो देखिए, ये सर्वप्रथम प्रवेश किए तो सर्वप्रथम कौन सा क्षेत्र पड़ा, तो सरगुजा का क्षेत्र पड़ा। ठीक है, सरगुजा का क्षेत्र पर पड़ा। अब ये रायगढ़ का क्षेत्र पड़ा। रायगढ़ के क्षेत्र के बाद ये कौन सा क्षेत्र है, ये है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार ये है, सॉरी ये है जांजगीर चांपा। ये है जांजगीर चांपा। ये है बलौदा बाजार। ये है क्या, बलौदा बाजार। ये है क्या अपना रायपुर। ये है क्या, धमतरी। उसके बाद ये है कांकेर। ठीक है। और उसके बाद ये है कोंडागांव। ठीक। उसके बाद ये है बस्तर और ये है सुकमा। ठीक है। इस सभी चीज़ों को, इस सभी जगहों को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो सरगुजा में क्या क्या साक्ष्य है देखते हैं। तो सरगुजा में सर्वप्रथम तो सीता बेंगरा गुफा है। कौन सी गुफा है, सीता बेंगरा गुफा है। इस सीता बेंगरा में गुफा, ऐसा माना जाता है कि इस सीता बेंगरा गुफा में सीता माता उस समय क्या करती थी, उस समय वहाँ रहती थी। जैसे कि मतलब आए तो जैसे कि चल रहे हैं सीता माता, श्री राम जी और लक्ष्मण जी चल रहे हैं और वनवास में आ रहे हैं, तो उनको विश्राम करने का एक जगह मिल गया। तो इसी सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में एक सीता बेंगरा नामक गुफा है। मतलब बाद में सीता बेंगरा गुफा पड़ा क्योंकि सीता वहाँ रुकी थी, इसलिए एक सीता बेंगरा गुफा है। ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ पर रुकी थी। इस सीता बेंगरा गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला भी कहा जाता है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है। किसे, इस सीता बेंगरा गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है। इसके अलावा सरगुजा में एक है लक्ष्मण बेंगरा गुफा। ठीक है, यहाँ लक्ष्मण जी निवास करते थे। इसके बाद यहाँ है किष्किंधा पर्वत है। ठीक है, ये भी इसी से रामायण काल से संबंधित है। ठीक है, ये कौन सा हुआ, सरगुजा क्षेत्र अपना हो गया। उसके बाद है रायगढ़। रायगढ़ में कौन सा क्षेत्र है, रामझरना। रायगढ़ में क्या है, रामझरना है। रायगढ़ में कौन सा क्षेत्र है, रामझरना। ऐसा माना जाता है कि जब सीता माता को प्यास लगा तो श्री राम जी ने अपने बाण से, तीर से उस झरने का क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, भगवान है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। तो राम झरना कहाँ है, रायगढ़ में है। और किससे संबंधित है, रामायण कालीन से संबंधित है, स्थल है। कहाँ है, तो रायगढ़ में है। ठीक है, याद रहेगा, रायगढ़ में स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जांजगीर चांपा। उसके बाद कहाँ जाते हैं, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है जांजगीर चांपा। महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पास क्या है, तो एक स्थान है जो आप लोग हमेशा सुने ही होंगे और चर्चे में रहता है, सिवरी नारायण है। सिवरी नारायण में क्या है, सिवरी नारायण में है सबसे पहले तो सबरी आश्रम है। सबरी आश्रम, माता सबरी का नाम सुन के आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या साक्ष्य हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक और स्थान है जिसको बोलते हैं खरौद। खरौद को छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से किसको, कौन सा क्षेत्र प्रचलित है, तो जांजगीर चांपा का खरौद प्रचलित है। इस दोनों जगहों की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, सिवरी नारायण को आप लोग तो जानते ही होंगे क्योंकि सबरी आश्रम है। यहाँ पर श्री राम जी ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। कौन, श्री राम जी। लक्ष्मण जी तो नहीं खाए थे, लेकिन यहाँ पर सबरी आश्रम बना है, वहाँ से यही साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये जो सबरी, एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये जो सबरी थी वो पतंग मुनि, ऋषि पतंग मुनि की शिष्या थी। ऋषि पतंग मुनि की शिष्या थी। कौन, माता सबरी, जो श्री राम का इंतजार कर रही थी और उनको जूठे बेर खिलाई थी। उसके बाद आ जाते हैं खरौद। खरौद में हुआ क्या था कि खरौद में छत्तीसगढ़ की एक काशी है, इसको छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से जाना जाता है। खरौद में एक लक्ष्मणेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित किया गया था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर। इसके गर्भगृह में क्या है, शिवलिंग है। और ऐसा माना जाता है कि यह एक लाख छिद्र वाला मंदिर है। ठीक है, लाख छिद्र वाला मंदिर है। इसे लाखा चौर मंदिर भी कहा जाता है। इसे
लाखा चाउर मंदिर, इसे लाखा चाउर मंदिर भी कहा जाता है। क्यों लाखा चाउर मंदिर कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा प्रचलित है, ऐसा किंवदंतियाँ प्रचलित है कि यहाँ पर 1 लाख की क्वांटिटी में चावल चढ़ाने पर वहाँ जाने से मन्नत पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसलिए लाखा चाउर मंदिर के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो इसको खरौद को जाना जाता है, और सॉरी लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर को जाना जाता है, जो कि खरौद में स्थित है। ठीक है, तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इसका निर्माण कवि ईशान देव ने करवाया था। कवि ईशान देव ने इसका निर्माण करवाया था बाद में अच्छे से। पहले तो लक्ष्मण भगवान के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था, शिवलिंग की स्थापना की गई थी राम भगवान के द्वारा और लक्ष्मण भगवान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ? बलौदा बाज़ार। कहाँ आ जाते हैं? बलौदा बाज़ार। इस बलौदा बाज़ार में आप लोग याद रखना, बलौदा बाज़ार में एक स्थान है तुरतुरिया। बलौदा बाज़ार में कौन सा स्थान है? तुरतुरिया नामक स्थान है। इस तुरतुरिया नामक स्थान पर लव कुश का जन्म हुआ था। लव कुश का जन्म हुआ था और यहीं पर वाल्मीकि आश्रम है। यहीं पर क्या है? वाल्मीकि आश्रम है। ठीक है, तो वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? तो बलौदा बाज़ार में स्थित है। ठीक है, बलौदा बाज़ार में तुरतुरिया नामक स्थान पर। और लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? इसी बलौदा बाज़ार के तुरतुरिया नामक स्थान पर हुआ था। रायपुर को आप सभी को पता ही होगा, चंद्रखुरी नामक स्थान पर माता कौशल्या जी का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर 1970 में स्थापित की गई थी और इसका भव्य शुभारंभ अभी कुछ दिन पहले ही किया गया है और अच्छे से बना करके तैयार किया गया है। ठीक है, धमतरी, इस धमतरी को याद रखिएगा। इस धमतरी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। धमतरी में विशेष चीज़ याद रखिएगा कि धमतरी में सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत रामायण काल से संबंधित है और यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। श्रृंगी ऋषि का क्या है दोस्तों? यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है और यहीं पर ऋषि अगस्त्य का भेंट किससे हुआ था? श्री राम जी से हुआ था। एक बार पेपर में पूछा था। तो अगस्त्य ऋषि की भेंट किससे हुई थी? श्री राम जी से हुई थी। ठीक है, तो इस धमतरी में 3 फैक्ट आपने को याद रखना है। सिहावा पर्वत का उद्गम हुआ था, श्रृंगी ऋषि आश्रम, ठीक है, और अगस्त्य ऋषि राम भगवान से भेंट किए थे। अब इसमें सभी फैक्टों में एकदम महत्वपूर्ण कौन है? कांकेर को याद रखिएगा। कांकेर से माता सीता जी का हरण हो गया था। माता सीता जी का हरण हो गया था। ठीक है, तो रावण के द्वारा माता सीता जी का हरण किस स्थान पर से की गई थी? तो छत्तीसगढ़ के कांकेर के पंचवटी नामक स्थान से माता सीता का हरण का साक्ष्य हमको मिलता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता है। बस्तर को क्या कहा जाता है? तो बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता है और बस्तर में दंडकारण्य प्रचलित है साल वनों के कारण और इसी साल वन का साक्ष्य हमारे रामायण काल से भी जोड़ा देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी लंका पार करने के लिए माता सीता को संदेश देने के लिए श्री राम जी का जा रहे थे तो इसी साल वनों से होते हुए गए थे, ऐसे माना जाता है। ठीक है, और सुकमा में है, यहाँ पर सुकमा में है रामा राम नामक जगह। रामा राम जगह है। यहाँ पर बहुत सारी क्या है? रामायणकालीन मूर्तियाँ हैं, इसलिए सुकमा प्रचलित है। इन सभी 10 जगहों को क्या किया गया है? राम वन गमन पथ के पहले चरण में शामिल किया गया है और इन सभी क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं जिसको मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो इसको नोट्स में तुरंत उतारिए और जिसको भी मैंने बताया है, ये सभी चीज़ों को आप विस्तार से याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे यहाँ पतंग मुनि की शिष्य थी कौन? सबरी। यहाँ 2 नाम आ गए। यहाँ पर खरौद के बारे में बताया, लक्ष्मणेश्वर महादेव का मंदिर है, शिवलिंग है, लाखा चाउर मंदिर कहते हैं। तुरतुरिया में लव कुश का जन्म हुआ था। यहाँ वाल्मीकि आश्रम भी है। रायपुर में चंद्रखुरी है। यहाँ धमतरी में सिहावा पर्वत का उद्गम रामायण काल से ही जोड़ा जाता है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। अगस्त्य ऋषि से भेंट मुलाकात किया था कौन? राम जी ने। ठीक है, उनसे मिले थे और कुछ सलाह भी लिए थे। उसके बाद माता सीता जी का हरण कहाँ हो गया था? पंचवटी नामक स्थान से, कांकेर के पंचवटी नामक स्थान से। ठीक है, उसके बाद बस्तर के दंडकारण्य क्षेत्र प्रचलित है सालवनों के द्वीप के कारण। ठीक है, ये हो गए क्या? ये हो गए हमारे रामायण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हम लोग वैदिक काल देख चुके हैं, रामायण काल भी हो गया, अब बच गया अपना महाभारत काल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जगह हैं उस चीज़ों को मैं आपको अभी कुछ समय में बताऊंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सभी आपको बुक में भी मिल जाएंगे। आप कोई सा भी पब्लिकेशन का बुक उठाएंगे वहाँ पर से ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन उस चीज़ को पढ़ना कैसा है और इमेज में कैसे बनाना है, और कोई सामने में पढ़ाता है तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बताया, इसलिए मैंने आप लोगों को मैप के माध्यम से बताया, वरना मैं वन लाइनर फैक्ट को लिख देता पहले, फिर आप लोगों को याद करवा देता बोल बोल के कि ये चीज़ें यहाँ की हैं, वो चीज़ें वहाँ की हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा असहज लगता। ठीक है, इसलिए मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम लोग महाभारत काल। महाभारत काल, महाभारत काल में सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ें याद रखनी है। सर्वप्रथम तो हम लोगों को चीज़ों को याद रखना है, दो व्यक्तियों के बारे में जानना है। उससे पहले महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था प्राग कौशल, और बस्तर को कहा जाता था कांतार। बस्तर को कांतार कहा जाता था, या महाकांतार भी कह सकते हैं। प्राग कौशल, यह प्राग कौशल जो है वह सहदेव की राजधानी थी, ऐसे करके भी कहा जाता है। सहदेव का क्षेत्र था यह प्राग कौशल उस समय महाभारत काल में, इसलिए उससे संबंधित है। तो प्राग कौशल किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। बस्तर को कांतार क्षेत्र के नाम से जाना जाते थे किसमें? महाभारत काल में। ठीक है, आप महाभारत जब पढ़ते हो तो आप दो व्यक्ति के बारे में पढ़ते हो और उसको जानते भी होगे आप लोग। एक का नाम है ताम्रध्वज, ठीक है, और एक का नाम है मयूर ध्वज। ठीक है, ये कौन था? ये पिता थे, और ये कौन था? ये पुत्र था। ठीक है, ये पिता थे और ये पुत्र था। मतलब मयूर ध्वज के पुत्र कौन था? ताम्रध्वज जी थे। ताम्रध्वज के पिता कौन थे? मयूर ध्वज जी थे। ये दोनों कोई संबंधित क्यों हैं अपने सिलेबस से? संबंधित इसलिए हैं कि ये दोनों किसमें भाग लिए थे? ये दोनों जो है वह कौरवों की तरफ से किसमें भाग लिए थे? महाभारत में भाग लिए थे, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ से थे ये, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये मयूर ध्वज अर्थात मूर्ध्वज को क्षेत्र इसका कौन सा था? तो इसका क्षेत्र आरंग था, और ये ताम्रध्वज इसका क्षेत्र कौन सा था? तो इसका क्षेत्र रतनपुर था, अर्थात उस समय बिलासपुर था। तो बिलासपुर से कौन थे? ताम्रध्वज, और आरंग से कौन थे? मयूर ध्वज। अब इन दोनों को याद कैसे रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि ताम्रध्वज की राजधानी क्या थी? तो रतनपुर थी, और मयूर ध्वज की राजधानी क्या थी? तो आरंग थी, रायपुर की आरंग थी। तो इस दोनों को याद कैसे करें? ठीक है, इन दोनों को याद करने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए मेरे साइड, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, मूर्ध्वज से याद रखना, मोर रायपुर। ठीक है, हमारा मोर बोलने से क्या होता है? मोर मतलब मेरा, और मैं कहाँ रहता हूँ? छत्तीसगढ़ में। मतलब मोर मतलब आप सभी अपने ऊपर रिलेट करके देखिए। मोर मतलब मैं, और मैं कहाँ रहता हूँ? अपने छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? रायपुर है। अब ऐसा एक्चुअल में नहीं है, सबको अपना क्षेत्र प्यारा होता है, लेकिन आप रिलेट करने के लिए ऐसे याद रखिए, मोर रायपुर। ठीक है, मोर रायपुर। ठीक है, तो यहाँ से मोर रायपुर में क्या है? आरंग है। उसके बाद ताम्रध्वज में किससे संबंधित है? रतनपुर से संबंधित है। अब इसको याद कैसे रखें? देखिए, रतनपुर को कुबेरपुर कहा जाता है। ठीक है, और कुबेर किस लिए प्रचलित है? क्योंकि हीरे मोती जवाहरात, सोने चांदी, तांबे पीतल, ये सब के जितने भी खजाने हैं, खजाने के लिए कुबेर जाना जाता है। ठीक है, तो रतनपुर को कुबेरपुर कहा जाता है, और कुबेर के खजाना में क्या भी शामिल होता है? तांबा भी शामिल होता है। तांबा, पीतल, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, नेकलेस वेकलेस, सब चीज़ शामिल होते हैं। तो रतनपुर को याद रखिएगा, कुबेरपुर में खजाना होता है, और खजाना में तांबा भी शामिल होता है। मुझे ऐसे ही याद है, और आप भी ऐसे ही याद रखिएगा, तो आपको आसानी से याद हो सकता है। या फिर अपना अपना अलग अलग ट्रिक रहता है, याद करने का अपना अपना क्षमता रहता है। रटने से क्या होता है कि अभी तो रट लेंगे, कुछ दिन याद भी रहेगा, उसके बाद भूल जाते हैं। उससे अच्छा आप जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, आपको पक्का याद रहेगा ऐसा। ठीक है,
मूरध्वज, मूर रायपुर, मूरध्वज, मूर रायपुर, मूर बिलासपुर नहीं, देखो राजधानी को लेंगे ना, जो अच्छा क्षेत्र है उसको लेंगे भाई, तो मूर रायपुर। और रतनपुर में ताम्रध्वज, रतनपुर को कुबेरपुर से जोड़ना, रिलेट करना, और कुबेरपुर में खजाना, और खजाना में तांबा भी शामिल रहता है, तांबा के भी नेकलेस वेकलेस ये सब रहते हैं, ठीक है, तो ताम्रध्वज। इसके बाद याद रखिए, इसके बाद अपने को याद रखना है स्थान जिसका नाम है खल्लारी। खल्लारी नामक स्थान को अपने को याद रखना है। इस खल्लारी को खल्ल वाटिका भी कहा जाता है, खल्ल वाटिका, खल्लारी को खल्ल वाटिका कहा जाता है। और इस खल्लारी में क्या मिला है, भीम खोह मिले हैं, भीम खोह, अभी बता रहा हूँ क्या है ये भीम खोह को एक और भीम के पद चिन्ह, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। खल्ल वाटिका में आपको क्या मिले हैं, भीम खोह मिले हैं, भीम के पद चिन्ह मिले हैं, और यहीं पर लाक्षागृह मिले हैं, लाक्षागृह के साक्ष्य मिले हैं। ये लाक्षागृह क्या है, लाख, लाख जानते होंगे, जिसका निर्माण किया जाता है पेड़ों से, लाख के कीड़े पाले जाते हैं और उससे बहुत सारे रंगीने सामान बनाई जाती हैं, जैसे चूड़ियों के रंग, ऐसे ऐसे उसी के घर मिले हैं, ठीक है। और लक्षागिरी पर्वत भी है अपने यहाँ, लक्षागिरी पर्वत, लक्षागिरी पर्वत अपने छत्तीसगढ़ में मौजूद है। तो लाक्षागिरी के साक्ष्य मिले हैं, भीम खोह, भीम के पद चिन्ह मिले हैं, खल्ल वाटिका पहले कहा जाता है खल्लारी को, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा आप सिरपुर, सिरपुर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सिरपुर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिरपुर को उस समय कहा जाता था चित्रांगदापुर, चित्रांगदपुर, चित्रांगदापुर, ठीक है। महाभारत में सिरपुर को किस नाम से जाना जाता था, ऐसे करके कई बार पूछ चुका है पेपर में, तो उसका आंसर क्या आएगा, चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर क्यों कहते थे, क्योंकि एक चित्रांगदा नाम की एक लड़की थी, चित्रांगद नाम की एक लड़की थी। इस चित्रांगद ये किसकी पत्नी थी, ये पत्नी थी किसकी, अर्जुन की, अर्जुन की पत्नी, अर्जुन की पत्नी कौन थी, चित्रांगदा थी। और इसी अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था भब्रुवाहन, भब्रुवाहन, इसी चित्रांगदा का पुत्र था कौन, भब्रुवाहन। तो इसी की राजधानी थी, और इसी चित्रांगदा ने अपने नाम पर ही चित्रांगदापुर नामक एक शहर बसाया, उसी का नाम कालांतर में सिरपुर पड़ा, ठीक है। बाद में कालांतर में धीरे धीरे ऐसे पड़ा, लेकिन महाभारत काल में चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद इसको सिरपुर भी कहते थे। भब्रुवाहन की राजधानी थी। भब्रुवाहन कौन था, अर्जुन का पुत्र था, और अर्जुन की पत्नी कौन थी, चित्रांगदा, अर्थात चित्रांगदा और अर्जुन दोनों से उत्पन्न कौन था, भब्रुवाहन था, ठीक है, दोनों का पुत्र था। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा और चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एक मूरध्वज, मूर रायपुर, ताम्रध्वज, तांबा, तांबा कहाँ मिला रहता है, कुबेर खजाना मिला रहता है, तो रतनपुर, रतनपुर को ही कुबेरपुर, खल्लारी को बता दिया मैं, सिरपुर को बता दिया। इसके बाद एक जगह और है, उसको याद रखिएगा, आरंग, आरंग, जो आरंग वही मूरध्वज की राजधानी, इसको आरंग को कहते थे भांडेर, आरंग को प्राचीन नाम क्या है, भांडेर। रतनपुर, ताम्रध्वज की राजधानी, रतनपुर को कहते थे उस समय मणिपुर, ठीक है, मणिपुर कहते थे। सिरपुर को कहते थे चित्रांगदपुर, चित्रांगदपुर कहते थे, ठीक है। सिरपुर को क्या कहते थे, चित्रांगपुर कहते थे। रतनपुर को मणिपुर कहते थे। आरंग को भांडेर कहते थे। छत्तीसगढ़ को अर्थात दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र को प्राग कौशल कहते थे। बस्तर वाले क्षेत्र को कांतार कहते थे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इससे सही जोड़ी मिलावट का भी आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने और बता रहा हूँ मैं आपको, उसको याद रखिए। सर्वप्रथम देखो, महाभारत में कुल टोटल बहुत सारे पर्व थे। महाभारत के हर एक चैप्टर को हम लोग पर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। पर्व तो महाभारत में एक तो हुआ भीष्म पर्व, एक हुआ सभा पर्व, और एक हुआ वन पर्व, ठीक है। वन पर्व, सभा पर्व और भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में महानदी का नाम महानदी का नाम क्या मिलता है, चित्रोत्पल्ला मिलता है, चित्रोत्पल्ला, ठीक है। भीष्म पर्व, महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी का नाम चित्रोत्पल्ला मिलता है। सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल मिलता है, अर्थात
किसमें, महाभारत में लिखा हुआ है। और वन पर्व में गुंजी दमोदरा का उल्लेख है, गुंजी दमोदरा। आप लोगों को पता होगा ये गुंजी दमोदरा वही गुंजी दमोदरा है जिसके बारे में हम लोग बहुत पहले और पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले क्लास में भी पढ़े हैं। यहाँ से ऋषभ तीर्थंकर जिसका नाम आदिनाथ है, प्रथम जैन तीर्थंकर, उनका उल्लेख मिला है कहाँ से, गुंजई दमोदरा से, वही है। इसी का उल्लेख महाभारत के सभा वन पर्व में किया गया है। सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल और महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी का नाम चित्रोत्पल्ला जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये सभी महाभारत के क्या हैं, फैक्ट हैं। महाभारत, ठीक है, महाभारत के जितने भी साक्ष्य हैं छत्तीसगढ़ में हम लोग देख लिए हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, इसको याद रखिएगा। ये क्लास नंबर 3 है, इसके बाद क्लास नंबर 4 और आएंगी और 3-4 वीडियो और आएंगी। उसके बाद प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग MCQ करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।